गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने नवा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और उसमें पहला टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फैराडे के प्रयोग हमने देख लिए थे, फैराडे के तीनों प्रयोग हमने चेक कर लिए थे, और उसमें हमने यही सीखा था कि चुंबक के कारण, ठीक है, चुंबक के कारण विद्युत के प्रभाव देखना या धारा उत्पन्न होना, ठीक है, या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था प्रयोग में। अब हम पढ़ेंगे बेटा फैराडे के नियम। फैराडे ने दो नियम दिए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित। फैराडे के दो नियम हैं, और पहला है प्रथम नियम, फिर उसके बाद दूसरा नियम, उसके बाद हम लेंज नियम पढ़ते हैं। तो प्रथम नियम क्या कहता है, सुनो ध्यान से। कल हमने ऐसा सीखा था कि जब हम चुंबक का एन सिरा किसी कुंडली के पास ला रहे थे, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था, कुंडली बंद थी, धारामापी से जोड़ा था, तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ था, इसका मतलब प्रेरित धारा भी थी। तो वो किस वजह से होती है, क्या होती है, वो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब चुंबक को पास में लाता हूं तो कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। पास लाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा, दूर ले जाने से घटा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो प्रथम नियम में केवल स्टेटमेंट लिखना है। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, या इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स को हम तीन तरह से बदल सकते हैं, बी का मान बदल के, ए का कुंडली का क्षेत्रफल बदल के, और बी और ए के बीच के कोण बदल के। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, एक विद्युत वाहक बल, जिसको आप वोल्टा बोलते हो, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद होता है, तो कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, या धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यदि परिपथ बंद होता है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ये प्रथम नियम, ठीक है ना। प्रथम नियम में केवल आपको स्टेटमेंट देना। फैराडे का प्रथम नियम एग्जाम में पूछे तो आपको यही लिखना है। इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ बंद होता है, जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होगी, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ये आपका प्रथम नियम है। अब दूसरे नियम में आपको इसका स्टेटमेंट, ये जो लिखा है, इसके हिसाब से फॉर्मूला देना है कि दूसरे नियम में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उसका मान क्या होता है, ठीक है ना, वो बताना है। तो दूसरा नियम बहुत आसान, द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। देखो सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ में केवल स्टेटमेंट, सेकंड लॉ में फॉर्मूला। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उसका मान जो है वो कितना होता है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है
तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना प्रेरित होगा, उसका मान किस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने कल देखा था ना कि कितनी स्पीड से हम पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के साथ जो परिवर्तन की दर होती है उसके बराबर होता है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, या सीधा लिखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, समय के साथ परिवर्तन की दर बोल सकते हैं, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। समय के साथ जितना ज्यादा चेंज होगा चुंबकीय फ्लक्स के मान में, उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह सेकंड नियम है, इससे हम सूत्र निकालेंगे। जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अर्थात ये जो मान होता है E, उसका मान लिखते हैं अपन, परिमाण लिखें तो केवल लिखा जाएगा d∅, या मैं सूत्र लिखूं वैसे, माना डेल्टा t समय में फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा t हो, सॉरी डेल्टा फाई हो तो E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहां बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपन। ये माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति किस वजह से हुई है? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। समीकरण संख्या 1, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, n से गुणा कर देंगे उसको, फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है वह n से गुणा हो जाएगी। समीकरण संख्या 2, ये आपका औसत विद्युत वाहक बल है। अगर किसी क्षण पे ज्ञात करना हो तो क्षण पे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो इजी होता है, किसी क्षण विशेष पे ज्ञात करना हो, किसी क्षण t पर, किसी क्षण स्मॉल t पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये जो मान है माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t, उसके लिए लिखेंगे तो ये मान होगा E बराबर माइनस n डी फाई अपॉन डी टी, E बराबर माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। समीकरण संख्या 3, ये तत्क्षणिक मान आ गया। किसी क्षण विशेष पे विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होगा माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है उसका, जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। ये माइनस, अगर केवल परिमाण लिखना हो E का केवल परिमाण लिखना हो तो सूत्र क्या होगा? n डी फाई अपॉन डी टी, n डी फाई अपॉन डी टी, ये केवल परिमाण, इसमें माइनस नहीं आएगा। केवल E का परिमाण चाहिए तो ये होगा, और माइनस साइन उस स्थिति में जब अपन दिशा की भी बात करें, ठीक है, तो वो भी हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात कर ली। अगर मैं बात करूं कि कुंडली का प्रतिरोध R हो और जो प्रेरित धारा, यदि कंडीशन कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो तथा कुंडली में प्रेरित धारा का मान स्मॉल I हो तो
I बराबर E बाई R, I बराबर E बाई R, अर्थात I का सूत्र हो गया, E का ये मान ले लो, इसमें R का भाग दे दो, माइनस N बाई कैपिटल R डी फाई अपॉन डी टी, ये प्रेरित धारा का मान आ जाएगा बेटा। अगर कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो तथा प्रेरित धारा I हो, जब हम परिपथ को बंद परिपथ में लेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, प्रेरित धारा का मान I हो तो E बाई R, ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं उसमें R का भाग दे दिया, माइनस N बाई R डी फाई अपॉन डी टी आपका सूत्र आ गया। ये आपका फैराडे का दूसरा नियम था। दूसरे नियम में हमें सूत्र लिखना है और सूत्र ध्यान में भी रखना है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन कीता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, और उसको हम ऐसे लिखते हैं, कुंडली में धाराओं की संख्या n हो तो सूत्र ये हो जाता है। तो ये तो हमने औसत मान लिखे और ये इधर वाले तात्क्षणिक मान ज्ञात कर लिए, ठीक है बेटा। तो ये फैराडे के दोनों नियम हमने डिस्कस कर लिए। अब हम पढ़ेंगे लेंज का नियम। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? लेंज का नियम। लेंज के नियम, देखो फैराडे के नियम से हमने विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर लिया, हमें दिशा नहीं पता चली। फैराडे के नियम से हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर लिया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो था उसका मान कितना था, या जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर थी उसको हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला, वो मान तो हमने ज्ञात कर लिया। अब उसकी दिशा ज्ञात करनी है तो वो लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। अगला नियम लिखो बेटा, लेंज का नियम। लेंज एक वैज्ञानिक का नाम था। इस नियम से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, ये जो धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा ज्ञात करेंगे, प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है ना। तो लेंज के नियम के अनुसार, यहां मैं लिखूं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा, धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, दिशा ज्ञात की जाती है। देखो कैसे करेंगे ज्ञात, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। देखो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, हम ऐसा बोलते हैं कि E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो माइनस साइन वह ये बताता है कि ये जो E है वह उस कारण का विरोध, प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यही नियम है लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे किसी कुंडली में। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि धारा की दिशा के लिए हम ऐसा लिखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा, प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण इनकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति लिखते हैं, व्युत्पत्ति होती है, जिसके कारण इनकी व्युत्पत्ति होती है। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती, कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है, या थोड़ा ऐसे लिखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा कुंडली में इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा लिखना। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा कुंडली में इस प्रकार से होती है, कुंडली में इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे देखो मैं एग्जांपल बताता हूं, इस नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा कुंडली में इस प्रकार से होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे देखो आपके पास एक कुंडली है, ठीक है ना, एक कुंडली है ऐसे, और इस कुंडली के पास
आप चुंबक का एन सिरा पास में लेके जा रहे हो, ये एन और ये एस, एन को आप पास में लेके जा रहे हो। जब आप इसके पास में एन लाते हो तो इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, धारा प्रवाहित होगी, प्रेरित धारा होगी जो प्रवाहित होगी इसमें, तो वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पत्ति हो रही है। तो इसके पास में लाने से क्या हो रहा है, इसके पास में लाने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, दूर ले जा रहा हूं तब भी हो रहा है। तो पास में लाने से ये कुंडली जो है ना वो एन की भांति व्यवहार करनी चाहिए। भाई विरोध कब होगा, दो चुंबक के बीच प्रतिकर्षण बल कब लगता है, जब दोनों एन एन या एस एस हो। तो ये बात एन सिरा जब पास में ले रहा हूं तो ये जो है ना वो एन की भांति व्यवहार करे, ऐसे। अगर ये एन की भांति व्यवहार करेगा तो इस कुंडली में धारा की दिशा क्या होगी, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा होगी। तो कुंडली में धारा की दिशा जो प्रेरित धारा होगी आई, उसकी दिशा ऐसे होगी, इस स्थिति में वामावर्त दिशा होगी। जब मैं एक छड़ चुंबक का एन सिरा किसी कुंडली के पास लाता हूं तो उस स्थिति में उस कुंडली में जो धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा वामावर्त होगी। दिशा कैसी होगी बेटा, वामावर्त। अब दूसरा सुनो, कुंडली वही है आपकी सेम। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एन सिरा जो है वो दूर लेके जा रहा हूं, छड़ चुंबक का जो एन सिरा है उसको दूर लेके जा रहा हूं। तो ये दूर जाने का भी विरोध करनी चाहिए। कंडीशन ये होती है कि दूर जाने से भी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जब एन सिरा पास ला रहा था तो एन की भांति व्यवहार कर रही थी कुंडली, ठीक है, दिशा वामावर्त होगी। जैसे मैं एन को दूर लेके जाऊंगा तो वो उस कारण का भी विरोध होगा क्योंकि उससे भी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जब एन दूर जाएगा तो बल रेखाएं कम गुजरेंगी, चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, फ्लक्स घटेगा, तो उस स्थिति में उसका भी विरोध होगा। अगर उसका विरोध होगा तो ये किस तरह से व्यवहार करनी चाहिए, एस की भांति। किस तरह से व्यवहार करनी चाहिए, एस की भांति। क्यों, क्योंकि एन और एस में आकर्षण लगता है, एन और एस में आकर्षण होता है। तो भाई दूर जाने का भी विरोध तभी होगा जब इसमें आकर्षण बल लगे। इस स्थिति में ये एस की भांति व्यवहार करेगी और कुंडली में जो धारा की दिशा होगी वो क्या होगी बेटा, दक्षिणावर्त। इस तरह से कुंडली में धारा की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब हम एक कुंडली के पास एन सिरा पास में ला रहे थे छड़ चुंबक का तो उसमें धारा की दिशा वामावर्त थी। जब एन सिरा दूर लेके जाते हैं तो धारा की दिशा दक्षिणावर्त। कल हमने जो प्रयोग किया था उसमें यही तो था कि एक बार विक्षोभ बाईं तरफ आया, पास लाने से दूर ले जाने पे विक्षोभ विपरीत दिशा में आया था। तो वो यही प्रूव करता है, लेंज के नियम से हमने उस चीज को प्रूव कर लिया कि जब एन सिरा पास में लाऊंगा तो इसमें धारा प्रेरित होगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा प्रेरित होगी, कुंडली बंद है तो धारा की दिशा इस प्रकार से होगी, वह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो पास लाने के कारण उत्पत्ति हो रही है। तो पास लाने का विरोध कब होगा, जब ये एन की भांति व्यवहार करे। ये चुंबक जो है ना या जो कुंडली है वो एन की भांति व्यवहार करे तो एन एन में प्रतिकर्षण होगा तो उसका विरोध होगा। तो एन के कारण इसमें दिशा जो है वो वामावर्त होगी और इसमें दूर जाने पे भी विरोध होगा। दूर जाने पे विरोध होगा, एन को दूर लेके जाए तो ये एस की भांति व्यवहार करनी चाहिए, तभी इसको आकर्षित कर पाएगी, ठीक है ना। तो इस स्थिति में दिशा दक्षिणावर्त होगी। तो लेंज का नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसमें देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक नंबर का ये नियम पूछ लेता है, ये कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है लेंज के नियम से या लेंज के नियम की सहायता से ऊर्जा संरक्षण के नियम की या ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम लेंज के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण या लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण को समझिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, ऊर्जा संरक्षण को समझाइए। कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। एक लाइन का क्वेश्चन है, देखो आंसर इसका। लेंज के नियम के हिसाब से ऊर्जा संरक्षण, इस स्थिति में ऊर्जा संरक्षित होती है कैसे, देखो जब हम एन सिरे को पास में ला रहे तो हमें कोई मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा करनी पड़ेगी। इसको लाने ले जाने के लिए हमें हमारी यांत्रिक ऊर्जा देनी होगी। तो वो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है, विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है इस स्थिति में, विद्युत ऊर्जा में। तो जब हम एन को पास में ला रहे तो हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। हमारी ऊर्जा कौन सी हुई, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस ऊर्जा में, पास लाने से तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, सब। तो वो जो कॉन्सेप्ट उत्पन्न हो रहा है वो लेंज के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षित होती है। अर्थात हमारी जो ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, वो कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित हो गई, विद्युत ऊर्जा में।
इस नियम से हम ऐसे लिखेंगे, जब किसी कुंडली के पास या दूर, पास या दूर किसी चुंबक को या क्षण चुंबक को लाते हैं या ले जाते हैं, तो हमारी यांत्रिक ऊर्जा भाई हमें काम करना पड़ रहा है, तो हमारी यांत्रिक ऊर्जा किस में रूपांतरित हो रही है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि लेंज के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी ऊर्जा जो है वो संरक्षित, जितना हम जल्दी पास लाएंगे, दूर लाएंगे, उस हिसाब से विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उस हिसाब से धारा प्रेरित होगी। तो जो टोटल ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा, जो हमारी कुल यांत्रिक ऊर्जा, वो किस में रूपांतरित हो जाएगी बेटा? विद्युत ऊर्जा में। धारा भी उस हिसाब से प्रेरित होगी और विद्युत वाहक बल भी उस हिसाब से प्रेरित होगा। तो ये लेंज के नियम से हमने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण। अब हम बात करेंगे प्रेरित आवेश, प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, उनमें संबंध। अगला टॉपिक है बेटा प्रेरित आवेश, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा में संबंध। इजी सा एक टॉपिक है, डेरिवेशन टाइप, तो उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अगला टॉपिक लिखो प्रेरित आवेश की गणना या प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश में संबंध। एक छोटा सा डेरिवेशन है, लिखो प्रेरित आवेश, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा, इन तीनों में संबंध भी ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है ना। इजी सा टॉपिक है, तो अपन संबंध ज्ञात करते हैं। देखो इजी है, जैसे आपने सब पढ़ लिया, नियम पढ़ लिए, दोनों नियम, अगर दोनों नियम अच्छे से आ गए तो अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हम फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी कुंडली से संबंध या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान -N/d∅/dt होता है। समीकरण संख्या 1, E बराबर -N/d∅/dt, E बराबर -N/d∅/dt, ये सूत्र होता है। अब देखो, यदि कुंडली का प्रतिरोध, मान लो इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, जब उसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इतना बोल दिया हमने प्रेरित विद्युत वाहक। यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो प्रेरित धारा I बराबर E/R, E का मान रख लो, तो I बराबर -N/R d∅/dt। समीकरण संख्या 2, यदि कुंडली में dt समय में dq आवेश, जब धारा प्रवाहित होगी या धारा प्रेरित होगी तो आवेश भी प्रेरित होगा, ठीक है ना। धारा और आवेश का संबंध तो जानते ही है। यदि कुंडली में dt समय में dq आवेश प्रेरित हो तो I बराबर सूत्र क्या लिखोगे? dq/dt। समीकरण संख्या 3, समीकरण 2, ये तो सीखा हुआ, I बराबर dq/dt, इस इंस्टेंट पे धारा, प्रेरित धारा का मान। समीकरण 2 व 3 से ध्यान से देखो, समीकरण 2 और 3 एक ही है, I बराबर, वो भी I बराबर, तो बायां पक्ष बराबर, दाहिना पक्ष भी बराबर। क्या लिखोगे? dq/dt बराबर -N/R d∅/dt। देखो dt से dt कट गया, अर्थात dq बराबर -N/R d∅। अब मैं बोलूं कि हमारा आवेश जो है या फ्लक्स में परिवर्तन ∅1 से ∅2 हो रहा हो, यदि फ्लक्स में परिवर्तन ∅1 से
phi2 हुआ हो तो कुल आवेश दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे। समाकलन dq बराबर समाकलन phi1 से phi2 n by r d phi। समाकलन कर लो, इधर 1 का q के सापेक्ष समाकलन q माइनस n by r कांस्टेंट समाकलन से बाहर, समाकलन phi1 से phi2 d phi। यहां 1 ले लो, 1 का phi के रिस्पेक्ट में समाकलन phi हो गया। q बराबर माइनस n by r, phi लिमिट हो गई phi1 से phi2, आंसर आ गया q बराबर माइनस n by r, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा अर्थात phi2 माइनस phi1, माइनस को अंदर गुणा कर लो, q बराबर सूत्र आ गया n by r phi1 माइनस phi2, अर्थात जो प्रेरित आवेश है वो फ्लक्स में परिवर्तन phi1 से phi2 जो फ्लक्स में चेंज हुआ डेल्टा phi उस पर निर्भर करता है, न कि समय पे। q जो है वो t की घात 0 के समानुपाती होता है। जो प्रेरित आवेश है वो समय पर निर्भर नहीं करता है, वो फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है कि फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ है। प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है, डेल्टा phi पर निर्भर करता है। n और r तो नियत है, कुंडली में फेरों की संख्या और उसका प्रतिरोध तो नियत है। phi1 से phi2 कितना चेंज हुआ है डेल्टा phi पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, अगली क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। यहां तक का आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू।